हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक नई टॉपिक के साथ नया डिस्कशन करेंगे। आज जो टॉपिक है उसका नाम है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर्स राइट एक्ट 2001। ये जो टॉपिक है ये यूपीएससी के सीएससी एग्रीकल्चर पेपर 2 में 2020 में आया था। एक्सप्लेन द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट 2001। हम क्या करते हैं आज, हम जो है 2020 के जितने सारे एग्रीकल्चर पेपर 2 में क्वेश्चन आया था पहले हम उसको डिस्कशन कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एक ईयर को हम स्विच ओवर करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट 2001। गिव एन अकाउंट ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड टू फार्मर्स, ब्रीडर्स एंड इंडिजिनस प्रॉपर्टी राइट अंडर दिस एक्ट। तो फार्मर्स राइट एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट क्या है और उसमें क्या क्या ब्रीडर को, फार्मर को, इंडिजिनस प्रॉपर्टी क्या राइट्स प्रोटेक्शन देती है इस राइट के अंडर, वो आज हम डिस्कशन करेंगे। तो मैं डिटेल्स आपको इसके बारे में बता दूंगी। आप लोग के लिए टैग्स हैं, आप इसमें जितने सारे पॉइंट्स हो सके याद रखिए, नोट कीजिए। आपको अगर पीडीएफ चाहिए होगा तो आप मेरे टेलीग्राम लिंक में नीचे प्रोवाइड कर दूंगी। आप उसमें जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वहाँ पे पीडीएफ आपको मिल जाएगी। मैं पीडीएफ का लिंक वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगी आपको। तो आप जितने सारे पॉइंट्स हो सके रिमाइंड करिए और आपका खुद का एक नोट बनाइए, खुद का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, तो ही जाकर आगे आप लोगों के लिए बहुत मददगार बनेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, लेट नहीं करते। तो क्या हुआ, केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वाज अनाउंस्ड एज द सेंटर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट अथॉरिटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, अडॉप्टिंग सुई जेनरिस सिस्टम। सुई जेनरिस सिस्टम को अडॉप्ट करके केरला एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट अथॉरिटी को सेंटर वहाँ पे एक बना दिया। ठीक है, तो चलिए जानते हैं प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स क्या है। ठीक है, इट इज़ ए लॉ अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज। ये एक लॉ बनाया गया था 2001 में। ये सेटअप किया गया था, हैज बीन सेटअप एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्टर द एक्ट। ये जो अथॉरिटी बनाया गया, ये अथॉरिटी ये लॉ को देखेगी। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल होगा एडमिनिस्टर करने के लिए ये एक्ट को, ये अथॉरिटी बनाया गया है, प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी। इट रिकॉग्नाइजेस द कंट्रीब्यूशन ऑफ बोथ कमर्शियल प्लांट ब्रीडर्स एंड फार्मर्स इन प्लांट ब्रीडिंग एक्टिविटी। ये जो हमारे जितने सारे नया नया प्लांट वेराइटीज़ बनते हैं प्लांट ब्रीडिंग में, प्लांट ब्रीडिंग होके तो प्लांट वेराइटीज़ बनती है ना, तो इसमें कमर्शियल प्लांट ब्रीडर्स जो है, कमर्शियल प्लांट ब्रीडर्स जो कमर्शियल के बेसिस पे प्लांट ब्रीडिंग करते हैं, और जो फार्मर्स होते हैं वो कंट्रीब्यूट क्या क्या करते हैं, उस कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए ये राइट्स बनाया गया। इट आल्सो एम्स टू इम्प्लीमेंट ट्रिप्स एग्रीमेंट। ठीक है, टू सपोर्ट द स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू ऑल द स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग प्राइवेट, पब्लिक सेक्टर्स एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस एज वेल एज रिसर्च कंस्ट्रेंट फार्मर्स। तो क्या हुआ, तो ये क्या हुआ, ट्रिप का फुल फॉर्म क्या है? ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो ये एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एग्रीमेंट बनाया गया है, तो किसके को सपोर्ट करने के लिए, जो जितने सारे स्टेक होल्डर्स है, लाइक प्राइवेट स्टेक होल्डर्स, पब्लिक सेक्टर्स एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस एज वेल एज रिसोर्स कंस्ट्रेंट फार्मर्स, जो फार्मर के पास रिसोर्स नहीं है उन लोगों के लिए सपोर्ट करने के लिए, आइदर थ्रू पेटेंट, पेटेंट मतलब जो कॉपीराइट रिजर्व करते हैं पेटेंट, और इफेक्टिव सुई जनरेस सिस्टम, और ये दोनों को कॉम्बिनेशन करके इन लोगों को सपोर्ट करने के लिए ट्रिप एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट भी किया गया। तो जो ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार है उन्होंने 12 नोटिफाइड क्रॉप्स, 12, 1 मिनट, हाँ, 12 क्रॉप जो है उनको उनको रजिस्ट्रेशन किए गए
इन लॉ के अंडर, जैसे कि राइस हो गया, लेंटिल्स हो गए, मेज, ग्रीन ग्राम, किडनी बीन, ब्लैक बीन, चिकपी, पॉल मिलेट, पिजन बी, sorghum, फील्ड पी, ब्रेड व्हीट। इस 12 नोटिफाइड क्रॉप्स को रजिस्टर किया गया। इंडिया में क्या हुआ, ओनली सुई जेनरिस सिस्टम जो है, इंडिया में ओनली सुई जेनरिस सिस्टम को एनेक्टेड करके ये जो प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज, ये जो राइट है उस राइट को सुई जेनेरिस सिस्टम के माध्यम से एनेक्ट किया गया। लेकिन अब आप लोग देख सकते हैं अदर जो कंट्रीज हैं, लाइक अदर सारे बाहर की कंट्री है, उनको ब्रीडर्स, प्लांट ब्रीडर्स राइट, पेटेंट एंड यूपीओबी कन्वेंशन के द्वारा ये राइट्स दिया गया। व्हाट काइंड ऑफ वेराइटीज आर रजिस्टरेबल अंडर द प्लांट वेराइटी एक्ट। आप लोग देख सकते हैं कौन कौन सी वेराइटीज हैं जो वेराइटी इस एक्ट के अंडर आएगा। ए न्यू वेराइटी ऑफ इट कन्फर्म्स टू द क्राइटेरिया ऑफ नोबिलिटी। एक न्यू वेराइटी जो ये क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे वो ही होंगे, जैसे कि नोबिलिटी देख सकते हैं आप यहाँ पे, नोबिलिटी, डिस्टिंक्टिवनेस, यूनिफॉर्मिटी एंड स्टेबिलिटी। ये चारों अगर कंडीशन को वो फुलफिल करते हैं, तो क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, तो ही एक न्यू वैरायटी को इस एक्ट के अंडर रजिस्टर किया जाएगा। और सेकंड क्या है, एन एक्सटेंड वैरायटी। मैं आपको आगे जाकर ये कुछ समझाऊंगी, नोवेलिटी क्या है, डिस्टिंक्टिवनेस क्या है, यूनिफॉर्मिटी क्या है, स्टेबिलिटी क्या है। तो सेकंड क्या है, एन एक्सटेंड वैरायटी, ये भी समझाऊंगी आप लोगों को। इफ इट कन्फर्म्स टू क्राइटेरिया ऑफ डिस्टिंक्टिवनेस, ये भी डिस्टिंक्टिवनेस, यूनिफॉर्मिटी एंड स्टेबिलिटी। अच्छा, देखते हैं नोवेलिटी क्या है। प्लांट वैरायटी इज नोवेल if at the date of filling of the application for registration the propagation or harvesting material has not been sold। नोवेलिटी का मतलब ये है जिस दिन ये रजिस्टर किया गया है, ठीक है, एप्लीकेशन में रजिस्टर एप्लीकेशन इसका भरा जाता है रजिस्ट्रेशन के लिए, इसका प्रोपागेशन, उस वेराइटी का प्रोपागेशन और हार्वेस्टिंग मटेरियल वो सोल्ड नहीं किया जाएगा, सेल नहीं किया जाता, इस तो ही उसको नोवेलिटी कहा जाता है, उस वेराइटी को नोवेल वेराइटी कहा जाता है। तो डिस्टिंक्टिवनेस क्या है, डिस्टिंक्टिवनेस है कि न्यू प्लांट वेराइटी विल बी कंसिडर्ड डिस्टिंक्ट इफ इट इज क्लियरली डिस्टिंग्विशेबल बाय एटलीस्ट वन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम एनी अदर वेराइटी। कुछ अदर वेराइटी से अगर एटलीस्ट वन डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स से उसका होगा, तो ही उसे डिस्टिंक्टिवनेस कहा जाएगा, उसका उस वेराइटी का डिस्टिंक्टिवनेस, ठीक है। यूनिफॉर्मिटी क्या है, अगर ए न्यू प्लांट वेराइटी विल पास यूनिफॉर्मिटी टेस्ट इफ इट इज सफिशिएंटली यूनिफॉर्म इन इट्स एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। इस जो भी उसका उस वेराइटी का कैरेक्टर होगा, अगर प्लांट पेस्ट रेजिस्टेंट होगा, या फिर नया यील्ड दे रहा है, बहुत सारा यील्ड दे रहा है, या फिर कुछ अलग ही उसका कुछ अलग ही उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, अगर वो उसकी यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करता है, तो ही उसको यूनिफॉर्मिटी कहा जाता है। और स्टेबिलिटी क्या है, अगर वो जो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो रिमेन्स अनचेंज्ड आफ्टर रिपीटेड प्रोपागेशन। रिपीटेड प्रोपागेशन को अगर वो अनचेंज्ड होकर उस तरह की एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स देता है, रिमेन अनचेंज्ड होता है, जितने सारे प्रोपागेशन होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज नहीं होती, तो उसको स्टेबिलिटी बोला जाता है, ठीक है। हो गया, तो ये हो गया हमारा ये दो क्राइटेरिया अगर वो फुलफिल करते हैं, तो ही जाकर हम इसे इस प्लांट वेराइटी को इस एक्ट के अंडर हम इंक्लूड करते हैं। तो चलिए जानते हैं हाउ इज एन एक्सटेंट वेराइटी डिफाइंड इन PPABFR। एक्सटेंट वेराइटी क्या है, एक्सटेंट वेराइटी मीन्स ए वेराइटी which is notified under section 5 of the सीड एक्ट। 1966 में सीड एक्ट जो बनाया गया था, उसके सेक्शन 5 के अंडर जो जो वेराइटी मेंशन किए गए हैं उसको एक्सटेंट वेराइटी बोलते हैं। ए फार्मर्स वेराइटी, वो वेराइटी एक फार्मर्स वेराइटी ही होगी। और ए वेराइटी अबाउट विच देयर इज ए कॉमन नॉलेज, जो वेराइटी के बारे में मास
सब लोगों को कॉमन नॉलेज होगी उसको एक्सटेंड वेराइटी बोलेंगे। और एनी अदर वेराइटी व्हिच इज इन द पब्लिक डोमेन, मटेरियल इज नॉट प्रोटेक्टेड बाय एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट लाइक मतलब मतलब कि जो वेराइटी कोई उसके ऊपर कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट नहीं होगी, कोई कॉपीराइट्स नहीं होगी, कोई ट्रेडमार्क नहीं होगी, कोई पेटेंट लॉज नहीं होगी, वो जो लोकल वेराइटी होगी, जिस वेराइटी को सब यूज़ कर रहे होंगे, उसके बारे में सबको नॉलेज होगी, जो फार्मर्स अपने खेत में उगा रहा होगा, वही वेराइटी को एक्सटेंड वेराइटी ही बोलेंगे। देन फार्मर्स वेराइटी क्या है? अगर आपको लोगों को पूछा जाए फार्मर्स वेराइटी क्या है, तो आप लोगों को दिमाग में एक आना चाहिए जो वेराइटी फार्मर खेत में उगाता है उसके बारे में ट्रेडिशनली कल्टीवेट, मतलब वो उसके पापा ने, उसके दादा नाना, मतलब उसके जनरेशन, सब जनरेशन मिला के वो वेराइटी को उगा रहे होंगे फील्ड में। और जिस वेराइटी, जी वाइल्ड वेराइटी, वाइल्ड वेराइटी का मतलब लैंड रेस, मतलब इस वेराइटी, ये जो ऊपर मैंने सब कुछ पॉइंट्स डिस्कशन किया वो सब कुछ पॉइंट्स को एक फार्मर वेराइटी ही कहा जाएगा। मतलब जिस वेराइटी में कोई कॉपीराइट्स नहीं होगी, जिसके बारे में सबको कॉमन नॉलेज होगी, जो खेत में फार्मर उगा रहा होगा, उस वेराइटी को फार्मर्स वेराइटी ही बोलेंगे। तो चलिए जानते हैं ये जो प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी फार्मर राइट एक्ट है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। उसका ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एस्टेब्लिश एन इफेक्टिव सिस्टम फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज। प्लांट वेराइटी के प्रोटेक्शन के लिए एक इफेक्टिव सिस्टम को एस्टेब्लिश करना उसका ऑब्जेक्टिव है। द राइट ऑफ द फार्मर्स, प्लांट ब्रीडर्स एंड टू एनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ न्यू वेराइटीज। न्यू वेराइटी को एनकरेज करने के, डेवलपमेंट करना के लिए एनकरेज करना इस आर्ट को एस्टेब्लिश किया गया था इसी वजह से। तो सेकेंड पॉइंट क्या हुआ? टू रिकॉग्नाइज द प्रोटेक्ट ऑफ, सेकेंड पॉइंट क्या हुआ? रिकॉग्नाइज प्रोटेक्ट राइट ऑफ द फार्मर्स। मतलब फार्मर्स का जितने सारे कंट्रीब्यूशन है एक प्लांट वेराइटी को डेवलप करने के लिए या फिर उस प्लांट जेनेटिक रिसोर्स को अवेलेबल कराने के लिए, एक नई वेराइटी को डेवलपमेंट करने के लिए जो फार्मर्स का जितने सारे राइट्स है उसको प्रोटेक्ट करना और रिकॉग्नाइज करना, इसका एक सेकेंड ऑब्जेक्टिव है। तो थर्ड क्या हुआ? टू एक्सीलरेट एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इन द कंट्री, प्रोटेक्ट प्लांट ब्रीडर्स राइट। जो प्लांट ब्रीडर है उनका राइट को प्रोटेक्ट करना और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट को कंट्री में एक्सीलरेट करना, उसका भी एक ऑब्जेक्टिव है। तो फोर्थ में क्या हुआ? फैसिलिटेट ग्रोथ ऑफ सीड इंडस्ट्री। जितने सारे सीड इंडस्ट्री है उसके ग्रोथ को फैसिलिटेट करना कंट्री में, विच विल इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ हाई क्वालिटी सीड। हाई क्वालिटी सीड इंडस्ट्री में ही हाई क्वालिटी सीड बनती है ना, तो उसको फैसिलिटेट करना, ग्रोथ करना, ग्रोथ को फैसिलिटेट करना और प्लांटिंग मटेरियल फार्मर्स को प्रोवाइड करना, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। तो फिफ्थ ऑब्जेक्टिव क्या है? टू स्टिमुलेट इन्वेस्टमेंट फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब ये एक कॉमन चीज है, हर एक हमारे जो कंट्री है अभी अभी रिसर्च डेवलपमेंट में इनिशियल स्टेज में है। तो आप जितने सारे डेवलपमेंट देखते हैं उसमें आप एक ही पॉइंट इसको कॉमन ऐड कर सकते हैं। रिसर्च डेवलपमेंट में ये जो सीड इंडस्ट्री है रिसर्च डेवलपमेंट में हेल्प करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, बोथ इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लांट वेराइटीज। ठीक है, ये एक लास्ट ऑब्जेक्टिव है। तो व्हाट इज द टर्म ऑफ प्लांट वेराइटी प्रोटेक्शन? इसका टर्म क्या है? इन केस ऑफ ट्रीज एंड वाइन्स, ठीक है, 18 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द वेराइटी। जब रजिस्ट्रेशन हुआ वेराइटी का वहां से 18 ईयर्स, ठीक है, वहां से 18 ईयर्स तक ट्रीज एंड वाइन्स का है। इन केस ऑफ एक्सटेंड वेराइटी, मैंने आपको बताया अभी कुछ देर पहले एक्सटेंड वेराइटी क्या है। एक्सटेंड वेराइटी के लिए 15 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ दैट वेराइटी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जब नोटिफाई करे कि ये एक वेराइटी है तब से लेकर 15 ईयर्स तक उसका टर्म है अंडर सेक्शन 5 ऑफ द सीड एक्ट। इन अदर केस 15 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द वेराइटी। ठीक है, इनिशियली द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल बी वैलिड फॉर 9 ईयर्स। फर्स्ट 9 ईयर्स तक
वो जो सर्टिफिकेट है रजिस्ट्रेशन की वो 9 ईयर्स तक वैलिड होगी इन केस ऑफ ट्रीज एंड वाइन्स एंड 6 ईयर इन केस ऑफ अदर क्रॉप्स। ठीक है, ट्रीज एंड वाइन्स के लिए इनिशियली 9 ईयर्स प्रोवाइड किया 9 ईयर्स होगी और अदर वेराइटीज के लिए होगा इनिशियली 6 ईयर्स अदर क्रॉप्स के लिए एंड मे बी रिवाइव्ड एंड रिन्यूड फॉर रिमेनिंग पीरियड एंड पेमेंट ऑफ फीस एज मे बी फिक्स्ड बाय द रूल्स। इनिशियली होगी उसके बाद रिन्यू करा किया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, राइट्स अंडर द एक्ट। इस एक्ट के अंडर क्या क्या राइट्स दिए गए हैं, चलिए जानते हैं। पहला ब्रीडर्स राइट क्या है। ब्रीडर्स राइट है कि ब्रीडर्स विल हैव एक्सक्लूसिव राइट्स टू प्रोड्यूस। ब्रीडर्स को एक्सक्लूसिव राइट दिया गया है प्रोड्यूस करने के लिए, सेल करने के लिए, मार्केट करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए ऑफ द प्रोटेक्टेड वेराइटीज। ब्रीडर अगर उसका इन्फ्रिंजमेंट होता है राइट्स की तो ब्रीडर कैन अपॉइंट एजेंट, लाइसेंसी एंड मे एक्सरसाइज फॉर सिविल रेमेडी। वो केस कर सकता है, वो एजेंट अपॉइंट कर सकता है और लाइसेंसी मांग सकता है इन्फ्रिंजमेंट अगर हुआ। तो रिसर्चर्स राइट क्या है, रिसर्चर्स की राइट है रिसर्चर्स कैन यूज एनी ऑफ द रजिस्टर्ड वेराइटी अंडर द एक्ट फॉर कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट। कोई भी वेराइटी को वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए यूज कर सकता है। दिस इंक्लूड द यूज ऑफ ए वेराइटी एज एन इनिशियल सोर्स ऑफ वेराइटी फॉर द पर्पज ऑफ डेवलपिंग अनदर वेराइटी। ठीक है, एक नई वेराइटी डेवलप करने के लिए वो कोई भी वेराइटी को इनिशियल सोर्स के हिसाब से यूज कर सकता है, बट रिपीटेड यूज नीड्स प्रायर परमिशन। लेकिन अगर उसको बार बार उसको रिपीट करके वो वेराइटी को यूज करना है तो इसके लिए उसको परमिशन चाहिए होगा ऑफ द रजिस्टर्ड ब्रीडर। जो ब्रीडर रजिस्टर किया है उस वेराइटी को उसकी परमिशन चाहिए होगी। तो फार्मर्स राइट क्या है, यहाँ पे फार्मर्स राइट है ए फार्मर हु हैज इवॉल्व और डेवलप न्यू वेराइटी। जो फार्मर नई वेराइटी को डेवलप किया होगा इज एंटाइटल फॉर रजिस्ट्रेशन। वो रजिस्ट्रेशन करने के लिए कर सकता है एंड प्रोटेक्शन इन लाइक मैनर। ब्रीडर जैसे ब्रीडर का मतलब प्रोसीड्योर है उसी हिसाब से वो भी रजिस्ट्रेशन कर सकता है, चाहे तो एक फार्मर कर सकता है। ए फार्मर कैन सेव, यूज, sow, resow, exchange, share or sell his farm produce, including seed of a variety protected under this act in the same manner। मतलब कि ये है कि एक फार्मर चाहे तो उस सीड को, उस वेराइटी का सीड को वो यूज कर सकता है, सेफ मतलब रख सकता है अगले साल के लिए, या फिर खेत में उगा सकता है, या फिर एक्सचेंज कर सकता है, या फिर शेयर कर सकता है किसी और के साथ, या फिर सेल कर सकता है। ठीक है, फार्म प्रोड्यूस सेल कर सकता है। तो फिर उसका नेक्स्ट राइट्स क्या है, एलिजिबल फॉर रिकॉग्निशन एंड रिवार्ड्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ plant genetic resources of land race and wild relatives of economic plants। ठीक है, तो नेक्स्ट है देयर इज आल्सो प्रोविजन फॉर कंपेंसेशन ऑफ द फार्मर्स फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ वेराइटी। अगर उस वेराइटी को नॉन परफॉर्मेंस हुआ, जो वेराइटी पे उगा रहा है अगर वो नॉन परफॉर्मेंस हुआ तो उसके कंपेंसेशन के लिए भी प्रोविजन है। फार्मर्स विल नॉट बी लायबल टू पे एनी फी इन द प्रोसीडिंग बिफोर द अथॉरिटी ऑफ रजिस्टर और द ट्रिब्यूनल ऑफ द हाई कोर्ट। तो अगर कुछ प्रोसीडिंग हुआ तो ही शैल नॉट बी लायबल टू पे एनी फी। ठीक है, ये सब राइट्स है एक फार्मर्स के लिए। तो चलिए उसका ड्रॉबैक क्या है इस एक्ट की, चलते हैं जानते हैं। ड्रॉबैक क्या है, ये डेट्रीमेंटल है टू द कल्चर ऑफ फ्रीडम इन इनोवेशन एंड रिसर्च। डेट्रीमेंटल क्यों है, क्योंकि देखिए आप अगर एक ट्रेडिशनली एक वेराइटी चलती आ रही है, उस वेराइटी को अगर हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, पेटेंट दे रहे हैं, उस वेराइटी को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, तो इसका मतलब एक नई वेराइटी को इनोवेट करने की कुछ मतलब नई कुछ इनोवेशन रिसर्च करने की जो आस है वो थोड़ा कम हो जा रहा है। तो ये एक डेट्रीमेंटल इफेक्ट क्रिएट कर सकता है। तो इसमें क्या होता है, अगर हम ट्रेडिशनल वेराइटी को इतना ज़्यादा ये कर इंसेंटिवाइज कर रहे हैं और ज़्यादा उसको उसे क्या बोलते हैं,
इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तो फिर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट जो लोग आ रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, वो थोड़ा बैक सीट ले जाते हैं अगर उनको इंसेंटिवाइज नहीं किया जाए। तो वीक फॉरेन प्लेयर्स गेट अवे फ्रॉम इन्वेस्टिंग, ठीक है। इनोवेट्स ट्रांसफर ऑफ कटिंग एज टेक्नोलॉजिकल नो हाउस, ठीक है, ये है उसका ड्रॉबैक्स। तो वे फॉरवर्ड क्या है, ये जो एक्ट है, रेगुलेशंस है, डू हेल्प प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द इंडियन फार्मर्स। ये जो इंडियन फार्मर्स है उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करने की हेल्प करता है, रेगुलेट करता है, लेकिन उसमें बेटर अवेयरनेस होनी चाहिए। फार्मिंग कम्युनिटी में थोड़ा बेटर अवेयरनेस होनी चाहिए, जरूरी भी है ये सब चीज़ें। इट विल प्रिवेंट द एक्सप्लॉयटेशन बाय मल्टीनेशनल। वो जो मल्टीनेशनल बायोटेक्नोलॉजी फार्म कंपनीज क्या करते हैं, एक ट्रेडिशनल वेराइटीज को लेकर उसके ऊपर पेटेंट लगा देते हैं, कॉपीराइट्स लगा देते हैं। ये सब को प्रिवेंट करने के लिए बहुत मददगार होती है। तो आप लोगों की ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। कैसा लगा ये टॉपिक मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा। आप लोगों की एक कमेंट मुझे आगे मोटिवेट देगी इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए। ज़रूर बताइएगा मुझे आप लोग की मेरी वीडियोस कैसी लग रही है। पिछले 2-3 वीडियोस मैं बना रही हूँ, आई डोंट नो आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो अगर आपको इस तरह की नई वीडियोस चाहिए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल। तो चलिए आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद।